यह धुआं हमारे सीनियर के एक वीडियो से शुरू हुआ। उस अंधेरे क्लिप में एक साया नीचे बैठा था। हमें लगा कोई नया हॉरर गेम ट्रेलर है, पर नीचे कोने में उसके जाने पहचाने गिटार की केबल देखकर समझ आया कि यह सच में उसी का कमरा था। उसके बाद वह पूरी तरह ऑफलाइन हो गया। उसका आखिरी संदेश सिर्फ 4 शब्दों का था, जल्दी सामान इकट्ठा कर लो। रात के 3 बज रहे थे और मैं अपने रूममेट्स के साथ रात भर जागकर गेम में रैंक बढ़ा रहा था। ठीक आखिरी लड़ाई के दौरान एक नोटिफिकेशन आया, उसका वीडियो कॉल। मैंने सोचा पहले मैच खत्म कर लूं फिर जवाब दूंगा, लेकिन तभी कॉल अचानक कट गई। तुरंत बाद उसने हमें एक और वीडियो क्लिप भेजी। लियो सहम गया और उसने हेडफोन उतार दिए। मैंने प्रीव्यू थंबनेल देखने के लिए आगे झुककर देखा, पर वहां बिल्कुल अंधेरा था और कुछ दिख नहीं रहा था। वह कभी ऐसी चीजें नहीं भेजता था। कंप्यूटर साइंस का छात्र होने के नाते वह दिन भर कोडिंग करता था या गेमिंग। लेकिन रुको एक सेकंड, हमने तुरंत अपना मैच रोका और लियो ने उस क्लिप को दोबारा प्ले किया। जैसे ही वीडियो शुरू हुआ, कैमरा बुरी तरह हिल रहा था, मानो कोई घबराहट में शूट कर रहा हो। वह एक डरावना अंधेरा कमरा था जो सिर्फ टीवी की हल्की रोशनी से चमक रहा था। एक साया दूसरे के नीचे दबा हुआ था। स्पीकर से मांस फटने जैसी घिनौनी आवाज आ रही थी, जिसके साथ कुछ चबाने की गीली आवाजें भी थीं। ये किस तरह का अजीब गेम है? क्या आर्थर ने अपने चिप्स गिरा दिए? सच में क्या ग्राफिक्स अब इतने असली दिखने लगे हैं? साइमन ने चश्मा ऊपर चढ़ाते हुए पूछा। उसने अंदाजा लगाया कि यह अनरियल इंजन 5 है, पर मैं खौफ से जमा हुआ स्क्रीन घूर रहा था। वीडियो हिल रहा था, लेकिन एक पल के लिए मुझे सब साफ दिख गया। दीवार पर कुछ लटका था, हमारी यूनिवर्सिटी का साइबर सिक्योरिटी कॉन्टेस्ट बैनर। वह उसी का अपार्टमेंट था। लियो ने वीडियो को धीरे धीरे पीछे घुमाया। अब कोई शक नहीं बचा था। वह बैनर, सोफे की चादर का अजीब पैटर्न और कोने में रखा उसका खास गिटार, वह उसी का कमरा था। ठीक वही जगह जहां पिछले महीने हम सबने पिज्जा पार्टी की थी। आखिरी सेकंडों में कैमरा घूमा और उसका चेहरा दिखा। फिर अंधेरा छा गया। हमारे हॉस्टल के कमरे में ऐसा सन्नाटा था कि हमें एक दूसरे की सांसें सुनाई दे रही थी। शांत रहो, मैंने खुद से कहा, यह प्रैंक होगा, पर उसके हाथ में बैग बुरी तरह कुचला हुआ था। मैंने तुरंत मैसेज किया, पर वो अनरीड रहा। नंबर मिलाया तो नेटवर्क नहीं था। उसका गेमिंग स्टेटस बता रहा था कि वो 10 मिनट पहले ऑफलाइन हुआ था, ठीक क्लिप भेजने के वक्त। फिर मैंने ग्रुप चैट देखी। उसने वीडियो हमारे एलुमनाई ग्रुप में भी डाला था, पर तुरंत डिलीट कर दिया। बस वही चेतावनी छोड़ी, जल्दी से सामान इकट्ठा कर लो। कोई डिटेल नहीं, कोई सफाई नहीं। आखिर चल क्या रहा है? लियो उठकर कमरे में चक्कर काटने लगा। मैंने लोकल न्यूज देखने के लिए इंटरनेट खोला, पर सोशल मीडिया बिल्कुल सामान्य था। हर तरफ शांति थी। लोग फाइनल एग्जाम्स और गर्मियों की छुट्टियों की बातें लिख रहे थे। तभी साइमन को कुछ दिखा। उसने एक ऑनलाइन टेक फोरम खोलते हुए कहा, इसे देखो, वहाँ कुछ नई पोस्ट थी। क्या किसी को पता है हॉस्टल ए में क्या हो रहा है? कल रात से मेरे भाई का कोई पता नहीं है। एक छात्र गायब हो गया और यूनिवर्सिटी बात दबा रही है। वे थ्रेड्स भी गायब हो गए। वहाँ 404 एरर आ गया। लियो बुदबुदाया, सफाई करने वाले काम पर लग गए हैं। कोई चुनिंदा जानकारियां मिटा रहा है। लियो और मैंने एक दूसरे को देखा। पहले अगर हम इसे मजाक समझने की भूल कर रहे थे, तो अब इनकार नहीं कर सकते। हमें राशन जुटाना होगा। क्या जुटाना होगा? साइमन घबराकर अजीब ढंग से हंसा। क्या तुम लोग सच में यकीन कर रहे हो? ये साफ उसका बनाया कोई डरावना वीडियो है, पर उसकी हंसी बनावटी थी। साइमन एक पल को रुका। वैसे आर्थर ने ये खास तौर पर हम चारों को ही क्यों भेजा? हम हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे। हम कभी कभार मिलते थे, करीबी दोस्त नहीं थे। शायद वो जानता था कि सिर्फ हम यकीन करेंगे। लियो ने वही बात कही जो मैं सोच रहा था। हम गेमिंग के दीवाने थे जिन्होंने दर्जनों ज़ॉम्बी फिल्में देखी थी और हजारों सर्वाइवल गेम खेले थे। अगर सच में कयामत शुरू होती तो हम तुरंत एक्शन लेते। सच हो या झूठ, हमें तैयारी करनी होगी। कैसी तैयारी? साइमन हकलाया। वह अभी भी इसे समझने की कोशिश कर रहा था, चूंकि उसे अभी हकीकत का अंदाजा नहीं था। मैंने जिंदा रहने की जरूरी चीजों पर ध्यान दिया। मैंने फोन में लिस्ट खोली। खाना, पानी, दवाइयाँ, औजार और एक सुरक्षित जगह। हमें बंकर चाहिए था। ऑब्जर्वेटरी। कैंपस की ऑब्जर्वेटरी मुख्य क्लासरूम ब्लॉक के ऊपर थी और वहां कोई नहीं जाता था। एस्ट्रोनॉमी क्लब के प्रेसिडेंट के पास चाबी थी, पर किस्मत से वो पिछले हफ्ते अपने गांव गया हुआ था। दूसरी चाबी कैंपस सिक्योरिटी ऑफिस में बंद थी, पर नाइट गार्ड हमेशा सोया रहता था। हमें जल्दी करनी थी। ठीक है, हम काम बांट लेते हैं। फ्रैंक और साइमन, तुम दोनों खाने के लिए कैफेटेरिया जाओ। लियो, तुम ऑनलाइन जानकारी ढूंढो और देखो कि कुछ और अजीब तो नहीं हो रहा। मैं चाबी चुराने जाता हूँ। रुको, मैंने उन्हें देखते हुए टोका। अगर ये सच है तो क्या हम सिर्फ एक वीडियो पर भरोसा कर रहे हैं? अगर हम गलत हुए तो? लियो ने बिना किसी भाव के मेरी तरफ देखा। बाद में पछताने से अच्छा है पहले सुरक्षित रहें। मजाक हुआ तो बस थोड़े पैसे डूबेंगे। उसने बात पूरी नहीं की, पर हम समझ गए। सच होने पर यही बचने का इकलौता रास्ता था। सुबह के 3 बज रहे थे। सूरज निकलने में 2 घंटे से ज्यादा का वक्त था। हॉस्टल बिल्कुल शांत था। किसी को अंदाजा नहीं था कि 4 गेमर दुनिया खत्म होने की तैयारी कर रहे हैं। 15 मिनट में हमें छत की ऑब्जर्वेटरी में जरूरी सामान के साथ मिलना था। किसी और को भनक मत लगने देना, लियो ने चेताया। हमने चुपचाप हामी भर दी।
अंदर ही अंदर मैं दुआएं मांग रहा था। मैं भगवान से भीख मांग रहा था कि यह बस एक बुरा मजाक हो। मुझे उम्मीद थी कि सुबह होने पर सब ठीक होगा, पर उस क्लिप की याद, वो टूटा हुआ गिटार और आर्थर की आंखों का खौफ मेरे दिमाग में घूम रहा था। मैं चुपचाप कमरे से निकला। कॉरिडोर की लाइटें टिमटिमा रही थी, मानो बिजली जाने वाली हो। हवा में सड़े हुए कचरे या बासी खाने जैसी एक अजीब भारी बदबू फैली हुई थी। सुबह 3:30 बजे जब पूरा कैंपस सो रहा था, हमने राशन जुटाना शुरू किया। सुबह 4 बजे तक साउथ कैफेटेरिया का लोहे का गेट आधा खुला हुआ था। दुकानदार काउंटर पर गहरी नींद में सोया था। ऊपर लगी ट्यूबलाइट भिन-भिना रही थी। सुनिए, मैंने उसके कंधे को थपथपाया। वह हड़बड़ाकर उठा। उसके मुंह से लार बह रही थी। तुम्हें क्या चाहिए लड़कों? सूखा मीट, एनर्जी बार्स और ऐसी चीजें जो लंबे समय तक खराब न हो। इस वक्त कैंपिंग? उसने पूछा। यह एक ड्रिल है। मैंने झूठ बोला। सार्जेंट ने इमरजेंसी प्रैक्टिस बुलाई है। सरासर झूठ था, पर वह बहुत थका था। ट्रॉली आगे बढ़ाते हुए मैंने एनर्जी बार और चॉकलेट्स उठाई। हमें ज्यादा कैलोरी वाला ऐसा खाना चाहिए था जो लंबे समय तक चले। वैक्यूम पैक राशन सूखा था, पर उसमें एक बार में ही भरपेट कैलोरी थी। थोड़ा नमक भी ले लो, लॉरेंस बुदबुदाया। वह सही कह रहा था, नमक बेहद जरूरी है। ये सिर्फ स्वाद के लिए नहीं, ये खाना बचाता है और घाव साफ करता है। मैंने कार्ट में नमक के 10 पैकेट डाले, फिर लाइटर। गेम के मुताबिक मुसीबत में आग ही सब कुछ है। 3 डिब्बे लाइटर, 5 टॉर्च और बैटरियां। पागलों की तरह मैंने नीचे की अलमारियां खाली कर दी और वो पुराना स्टॉक भी उठा लिया जिसे दुकानदार भूल चुका था। यह सब खरीद रहे हो? दुकानदार ने ठसाठस भरी कार्ट को शक से देखते हुए पूछा। 4 टीमें मिलकर कैंपिंग कर रही हैं। मैंने तुरंत झूठ बोला। इस बार मेरी बारी है। भुगतान के लिए मैंने फोन निकाला और कोड स्कैन किया। $3,247। मेरे 2 महीने का पूरा खर्च साफ। पर यह कंजूसी का वक्त नहीं था। रुको, मालिक ने हमें टोकते हुए पूछा। क्या कुछ गड़बड़ चल रही है? कल एक लड़का आधा स्टोर खाली कर गया था। मेरी धड़कन रुकी। कौन था? पता नहीं, अलग लहजा था। डिब्बा बंद खाना ले गया, बोला सफर की तैयारी है। डिब्बा बंद खाना अल्टीमेट सर्वाइवल फूड। सिर्फ हमें ही चेतावनी नहीं मिली थी। मालिक, क्या फर्स्ट एड किट है? मैंने पूछा। हाँ, पीछे कमरे में है, उसने उठते हुए कहा। तुम्हें दवाइयाँ क्यों चाहिए? बस लू से बचने के लिए। मैंने झूठ बोला। पीछे के गोदाम में बहुत गंदी बदबू थी, वही सड़ांध मारती बदबू। मालिक ने नाक बंद की। बेवकूफ चूहे, पता नहीं कहाँ मरे हैं। फर्स्ट एड किट पर धूल जमी थी। मैंने इसे खोला। पट्टियां, एंटीसेप्टिक और कुछ एक्सपायर्ड दवाएं 6 महीने पुरानी थीं, पर फर्क नहीं पड़ता था। मैं इन्हें भी लूंगा, मैंने कहा। फिर कोने में रखे एक टैक्टिकल फावड़े की तरफ इशारा किया। मुझे खुद को बचाने के लिए कुछ चाहिए था। मालिक हिचकिचाया। 200, मैंने सीधे कहा। सौदा तय। जब हम कार्ट वापस धकेल रहे थे, लॉरेंस फुसफुसाया। क्या तुम्हें सच में लगता है ऐसा कुछ हो रहा है? वह चुप रहा। बगल की बिल्डिंग में लोग गेम खेल रहे हैं, बाहर लोग बियर पी रहे हैं। अगर दुनिया खत्म हो रही होती तो इतनी शांति नहीं होती। उत्तरी क्षेत्र 20 किलोमीटर दूर है। मैं बुदबुदाया। खबर फैलने में वक्त लगता है, पर ऑनलाइन कुछ भी क्यों नहीं है? उसने पूछा। यही बात मुझे डराती है। हम सामान लेकर ऑब्जर्वेटरी की तरफ भागे। बूढ़े डेव वहां थे और हमें अंदर आने का इशारा कर रहे थे, हाथ में चाबियों का गुच्छा लहराते हुए। मैंने लियो से पूछा कि क्या उसे कुछ मिला। उसने बस ना में सिर हिला दिया। नॉर्थ जोन में रात के 2 बजे सोशल मीडिया पूरी तरह ठप हो गया था। आखिरी पोस्ट में कोई ब्लैकआउट की शिकायत कर रहा था। एक मामूली पावर कट। वैसे तो ये आम बात थी, लेकिन इस वक्त इससे अजीब बेचैनी महसूस हो रही थी। हम कैफेटेरिया के गोदाम की तरफ बढ़े। डेव ने अपनी घड़ी देखी। मुझे पिछला दरवाजा खोलना आता था। पिछली बार जब मैंने चौकीदार की मदद की थी, तभी मैंने यह ट्रिक सीख ली थी। वो एक तंग गली में था, जो हमेशा बदबूदार कचरे के डिब्बों से भरी रहती थी, लेकिन आज रात वहाँ अजीब सन्नाटा था। कचरे में मुंह मारने वाली आवारा बिल्लियां भी कहीं नजर नहीं आ रही थीं। ताला काफी पुराना था। मैंने अपने पॉकेट नाइफ से 2-4 बार कोशिश की और वो झटके से खुल गया। अंदर गोदाम चावल, नूडल्स, मसालों और एक बहुत बड़े फ्रीजर से भरा पड़ा था। चावल ले जाना सही नहीं होगा, लियो ने टोकते हुए कहा। यह बहुत भारी है और लोगों का ध्यान खींचेगा। सूखी सब्जियां सही रहेंगी। उसने एक कोने की तरफ इशारा किया। सूप वाली ये चीजें 2 साल तक खराब नहीं होती। एकदम सही, बढ़िया बात। हमने 10 बोरी सूखी सब्जियां अपने थैले में ठूंस ली, साथ ही थोड़ा सोया सॉस, सिरका और तेल भी उठा लिया। हमने तेल को साफ बोतलों में भर लिया। फ्रीजर मीट से भरा हुआ था। मैं थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन फिर मैंने मीट के बड़े टुकड़ों को प्लास्टिक की कई परतों में लपेटने का फैसला किया, ताकि उन्हें छत की रेत में दबाकर ठंडा रखा जा सके। अचानक लियो ठिठक गया और उसने डेव के ठीक पीछे इशारा किया। वो क्या है? हम तुरंत पीछे घूमे। गोदाम के घने अंधेरे में कोई चीज बहुत अजीब तरीके से धीरे धीरे रेंग रही थी। वो एक चूहा जैसा लग रहा था। लियो ने चैन की सांस ली। ये तो बस नाले का चूहा है। वाकई अंधेरे से एक बहुत बड़ा सूजा हुआ चूहा रेंगता हुआ बाहर आया, लेकिन उसकी हरकतें बिल्कुल अजीब थीं। वो 2 कदम चलता, फिर छटपटाने लगता और मुंह से झाग निकल रहा था। इसे जहर दिया गया है, लॉरेंस फुसफुसाया। अचानक चूहे ने हमला कर दिया और सीधे हमारे चेहरों की तरफ लपका। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं और दांत बाहर निकले हुए थे। खुद को बचाने की हड़बड़ी में मैंने अपना फावड़ा उठाया और पूरी ताकत से दे मारा। खटाक।
चूहा फर्श पर पिचक गया और उसका काला खून चारों तरफ बिखर गया। फौरन एक बेहद गंदी बदबू उठी। वो बीमार था। कहीं ये रेबीज तो नहीं, मैं बुदबुदाया। हालांकि दिल ही दिल में मुझे किसी बड़ी अनहोनी का डर था। अगर चूहे भी संक्रमित हो चुके हैं तो हमें यहाँ से निकलना होगा। सुबह होने वाली है। हमने अपनी रफ्तार बढ़ाई और प्रेशर कुकर, मेटल ट्रे और जिपलॉक बैग उठा लिए। इमरजेंसी कैबिनेट के पास से गुजरते हुए लॉरेंस ने उसका शीशा तोड़ा और एक फायर एक्सटिंग्विशर निकाल लिया। यह एक बेहतरीन हथियार साबित हो सकता था। साइंस बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पर केमिस्ट्री लैब का दरवाजा बंद था, लेकिन ऊपर की खिड़की खुली हुई थी। लॉरेंस मुस्कुराया। वह खिड़की से अंदर घुसा और 75% मेडिकल अल्कोहल की कई बोतलें नीचे बढ़ाईं। संभल कर, मैंने चेतावनी देते हुए कहा, यह बहुत ज्वलनशील है। फिर हम पहली मंजिल पर मौजूद क्लिनिक की तरफ बढ़े। ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर वहां नहीं थे, शायद वॉशरूम गए होंगे। हमने जल्दी से कैबिनेट खंगाला। बुखार की दवाएं, पेनिकिलर, पट्टी और आयोडीन। ये सिर्फ बुनियादी चीजें थीं, लेकिन ऐसी आपात स्थिति में ये हमारी जान बचा सकती थीं। थर्मामीटर देखकर मुझे सारा की याद आई और फिर मेरी नजर मास्क पर पड़ी। अगर वायरस वाकई फैल रहा था तो फेस मास्क ही हमारा पहला बचाव थे। हमने सारे बॉक्स समेट लिए। हम 5 भारी बक्से उठाकर ऑब्जर्वेटरी वापस ले आए। बाहर पूरब का आसमान धुंधला होने लगा था। हम पूरी तरह थककर हांफते हुए फर्श पर गिर पड़े। हमें सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा, क्लोए बुदबुदाई। पानी, मैंने जवाब दिया, बहुत सारा पानी। लेकिन ओलिविया ने याद दिलाया, हॉस्टल में वाटर कूलर तो हैं। सारा ने सिर हिला दिया, उससे काम नहीं चलेगा। अगर बिजली और पानी बंद हो गए तो वो कूलर सिर्फ बेकार प्लास्टिक बनकर रह जाएंगे, यानी सिर्फ फालतू का सामान। तो फिर बोतलों का पानी। कैफेटेरिया में कुछ पेटियां बची होंगी। ओलिविया जाने के लिए तैयार हुई। रुको, क्लोई ने उसे रोका। दोनों साथ जाओ और कुछ हथियार ले लो। हमारे पास सिर्फ एक फावड़ा और लोहे की पुरानी रॉड थी जो हमने दीवार से उखाड़ी थी। देसी जुगाड़, पर कुछ न होने से बेहतर। ओलिविया और मैं कैफेटेरिया लौटे। मालिक जाग रहा था और अपना फोन देख रहा था। हमें और पानी चाहिए, मैंने कहा। खुद ही उठा लो, वह फोन से नजरें बिना हटाए बुदबुदाया। मैंने उसके फोन की स्क्रीन पर एक नजर डाली। वो कोई लोकल न्यूज वेबसाइट थी। उसकी हेडलाइन तो सामान्य लग रही थी, घोषित बिजली कटौती, लेकिन नीचे कमेंट सेक्शन पूरी तरह से बंद था। कमेंट्स बंद थे। बॉस, आपका ठेला मिल सकता है? मैंने पूछा। उसने पीछे इशारा किया। हमने पानी की 10 पेटियां ला दी और सुबह टहलते कुछ छात्रों के पास से उन्हें खींच लाए। सब सामान्य लग रहा था। ओलिविया बोली, अगर ये अफवाह निकली तो इसे ड्रिल मान लेंगे। मैं शांत रहा। वो अचानक रुक गई। तुम्हें नहीं लगता हम कुछ ज्यादा ही घबरा रहे हैं? मैं भी रुका और साफ होते आसमान की तरफ देखा। ओलिविया, हमारे दोस्त के बारे में सोचो, वो बहुत समझदार है। क्या वो हमसे ऐसा मजाक करने के लिए इतना बड़ा झूठ बोलेगा? हम वापस लौटने लगे और वो चुप हो गई। हम ऑब्जर्वेटरी लौटे। सारा एग्जॉस्ट फैन को देसी एयर फिल्टर में बदल रही थी ताकि वायरस को रोका जा सके। मैंने पूछा, ये सब तुमने कहाँ से सीखा? एक वीडियो से, उसने चश्मा ठीक करते हुए कहा। दुनिया खत्म होने पर बचने की गाइड। उस पर 30 लाख व्यूज थे। इस बीच क्लोई हमारा सामान, राशन और दवाएं अलग कर रही थी। सामान के उस ढेर को देखकर मुझे सब कुछ अजीब सा लग रहा था। लियो अब तक नहीं लौटा था। क्लोई ने फोन में समय देखा। वो इस वक्त आखिर कहाँ गया होगा? हम सब उसे लियो ही बुलाते थे। कल रात हमने मिलकर गेम खेलने का सोचा था, लेकिन आधी रात को वो इंटरनेट कैफे से फाइल्स डाउनलोड करने की बात कहकर चुपके से निकल गया। उसका फोन बंद था। अगर लियो बाहर फंस गया है तो मैं उसे ढूंढने जाऊंगा। मैं उठ खड़ा हुआ। तुम नहीं जा सकते, क्लोई ने मेरा हाथ पकड़कर कहा। ये खतरनाक है। मैंने कहा, मैं बस इंटरनेट कैफे जा रहा हूँ। सुबह हो चुकी है, सब ठीक होगा। आखिरकार क्लोई मान गई। इसे पहन लो, उसने मुझे मिलिट्री कोट दिया। भरी गर्मी में भी ये मोटी परत सीधे संपर्क से बचाती। ये कुछ ज्यादा लग रहा था, पर मैंने पहन लिया। ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट, क्लोई ने गंभीर होकर चेतावनी दी। अगर तुम 10 मिनट में नहीं आए तो हम तुम्हारे बिना चले जाएंगे, समझे? मैंने दरवाजा खोला। गलियारे में सन्नाटा था। सिर्फ मेरे कदमों की आवाज आ रही थी। लिफ्ट अभी भी चल रही थी और सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन मुझे पता था कि बड़े तूफान से पहले हमेशा भयानक शांति छा जाती है, और शायद हम ही थे जिन्हें हवा का रुख पहले समझ आया था। सुबह के 6:23 पर मैं स्कूल के सामने वाले इंटरनेट कैफे पहुंचा। लाइटें जल रही थीं और हवा में सिगरेट के बासी धुएं और नूडल्स की गंध घुली थी। मैंने दरवाजा खोला और कीबोर्ड की परिचित आवाजें गूंज उठी। मैं चमकते कंप्यूटरों की कतारों के बीच से गुजरा। ज्यादातर लोग वीडियो गेम में खोए थे। मॉनिटर की रोशनी उनके बेजान चेहरों पर पड़ रही थी, मानो वे किसी अलग दुनिया में रह रहे हों। जैसा कि उम्मीद थी, लियो केबिन नंबर 23 पर हेडफोन लगाए बैठा था। उसकी आंखें लाल थीं और उंगलियां कीबोर्ड पर तेजी से चल रही थीं। स्क्रीन कोडिंग और डेटा से भरी पड़ी थी। लियो, मैंने कंधे थपथपाते हुए कहा। वह चौंक गया और उसने हेडफोन उतारे। एलेक्स, तुम यहाँ? मैंने फुसफुसाकर कहा। सच में ही पूछ रहे हो? बड़ी आफत आई है, तुरंत निकलो। रुको, वह स्क्रीन देखते हुए बोला। डाउनलोड बस होने ही वाला है।
मैंने करीब होकर देखा। वहाँ फाइलों का बड़ा ढेर था, मेडिकल मैनुअल, सर्वाइवल गाइड, घरेलू हथियार बनाने के तरीके और यहाँ तक कि 3G नेटवर्क हैक करने की ट्रिक। लियो ने मुझे घूरते हुए देख लिया, शायद काम आ जाए। वह बुदबुदाया। हमेशा की तरह वह सबसे आगे की सोच रहा था। अब ये देखो, उसने दूसरा फोल्डर खोलते हुए कहा, जिसमें बीजिंग, ट्विटर, फेसबुक और डार्क वेब की खबरें थीं। तुम्हें क्या मिला? उसका चेहरा गंभीर हो गया। कल रात 11 बजे से सारा इंटरनेट ब्लॉक है। उसने स्क्रीनशॉट खोला। वो रात के 1 बजे का एक ट्वीट था। भागो, सब लोग पागल हो रहे हैं। साथ लगी फोटो काफी धुंधली थी, जैसे भागते हुए खींची गई हो। फिर उसने मुझे दूसरा स्क्रीनशॉट दिखाया। बीजिंग हॉस्पिटल में किसी अजीब बीमारी का प्रकोप, मरीज बेहद हिंसक हो रहे हैं, भगवान रक्षा करे। मेरे बदन में सिहरन दौड़ गई। मीडिया चुप क्यों है? तुम्हें क्या लगता है? लियो मुस्कुराया। अफवाहें किसी भी वायरस से तेज फैलती हैं। डाउनलोड पूरा हो गया। लियो ने पेन ड्राइव निकाली और एक वायरलेस कार्ड लगा दिया। इसकी रेंज 2 किलोमीटर है। तुमने ये पहले से तैयार रखा था? मैंने पूछा। मैं भी दोस्त के ग्रुप चैट में हूँ, उसने चश्मा ठीक करते हुए कहा। उसका मैसेज देखते ही समझ आ गया था। हम तेजी से सड़क पर आए जहाँ खाने के ठेले लग रहे थे। सब कुछ बहुत शांत था। अचानक लियो ने मेरा हाथ खींचा। स्कूल के गेट पर देखो, वह फुसफुसाया। वहाँ पुलिस की गाड़ियां खड़ी थीं और पुलिस वाले गार्डों से बात कर रहे थे। चलो वापस पीछे चलते हैं, मैंने उसे खींचते हुए कहा। पीछे का गेट बंद है, लेकिन बाड़ में एक सुराख है जिसे हर स्टूडेंट जानता है। जैसे ही हम अंदर घुसे, पीछे लगे स्पीकर गूंज उठे। ध्यान दे छात्रों, मरम्मत के काम के चलते स्कूल में बिजली कटौती की गई है। हम बिना रुके सीधे ऑब्जर्वेटरी की तरफ भागे। हमें देखते ही रेयान ने चैन की सांस ली। चलो आ गए तुम लोग। बाहर क्या हाल है? मैंने कहा, बहुत बुरा, और उन्हें सब बताया। सारा ने सिर हिलाकर मना किया। ये बस गर्मियों का ब्लैकआउट है। ग्रिड तो हमेशा ही फेल होता है। आम बिजली कटौती में पुलिस की फौज नहीं आती, लियो ने पलटकर कहा। रेयान ने अपना फोन देखा। 7:40 हुए हैं। सिर्फ 20 मिनट बचे हैं। 20 मिनट किस बात के? ब्लैकआउट के, उसने खड़े होते हुए कहा। अगर सच में बिजली चली गई तो हमें तेजी से काम करना होगा। अगले 20 मिनट तक हम पागलों की तरह काम में जुट गए। हमने सारे डिवाइस चार्ज किए, मिली हर बोतल में पानी भरा और अपनी इमरजेंसी सप्लाई दोबारा चेक की। लियो को अचानक एहसास हुआ, आज रात कड़ाके की ठंड पड़ेगी। कंबल कहाँ से मिलेंगे? सारा ने अपना माथा पीटते हुए कहा। जिम के मैट, इक्विपमेंट लॉकर में बहुत सारे हैं। वो और रयान तुरंत भागे, जबकि मैं और लियो सामान समेटने लगे। ऑब्जर्वेटरी छोटी थी, पर हम चारों के लिए काफी थी। हमने शीशों पर अखबार चिपका दिए, बस बाहर झांकने के लिए एक छोटा सा छेद छोड़ा। 7:55 पर लड़के मैट और कुछ अजीबोगरीब सामान लेकर वापस आ गए। बांधने के लिए कूदने वाली रस्सियां, हथियार के तौर पर डंबल और कुछ खेल की गेंदें जिनका क्या करना है हमें अंदाजा नहीं था। आखिरी के 5 मिनटों में हम सब फर्श पर एक शांत घेरा बनाकर बैठ गए। माहौल में एक भारी सन्नाटा था, जैसे किसी बड़े तूफान से पहले की शांति। मैंने पूछा, अगर ये आखिरी वक्त है तो तुम्हारा सबसे बड़ा अफसोस क्या है? सारा ने कहा, कभी प्यार न पाना। रयान बुदबुदाया, अपने लक्ष्य तक न पहुंच पाना। मैंने कहा, अपना पसंदीदा वीडियो गेम पूरा न कर पाना। लियो ने आह भरी, परिवार से न मिल पाना। फिर अचानक मुस्कुराया, मुझे तो रात का रामेन न खा पाने का अफसोस है। हम सब हंस पड़े। डर थोड़ा कम हुआ ही था कि ठीक 8 बजे बत्तियां गुल हो गईं। सिर्फ हमारे कमरे की नहीं, पूरे कैंपस में घोर अंधेरा छा गया। खिड़की से हमें परेशान छात्रों के चिल्लाने और स्टाफ को कोसने की आवाजें आ रही थीं, लेकिन हमें पता था ये कोई मामूली ब्लैकआउट नहीं था। मैंने सारा का तैयार किया हुआ रेडियो उठा लिया। उसने इमरजेंसी चैनल ट्यून किया। सरसराहट के बीच एक एंकर की धीमी आवाज घिसी। पीटी सरकारी चेतावनियां दे रही थी, लेकिन उस रटाए भाषण को सुनकर हमें समझ आ गया कि हालात कितने बदतर हो चुके हैं। रैंकर खिड़की के पास गया और अखबार का एक कोना हटाया। नीचे छात्र छोटे समूहों में फुसफुसा रहे थे। तभी अपने फोन पर कुछ देखते ही एक लड़के का चेहरा डर से बिल्कुल सफेद पड़ गया। रयान ने ध्यान दिया। सिग्नल अभी भी हैं, पर न के बराबर। सारा बोली, सारे टावर ओवरलोड हो गए हैं, हर कोई खबर ढूंढ रहा है। मैंने तुरंत अपना सोशल मीडिया फीड खोला। फीड लोड होने में बहुत समय लगा, पर कुछ पोस्ट दिखे। सब बस बिजली कटौती के बारे में पूछ रहे थे। तभी एक रोंगटे खड़े कर देने वाली भयानक चीख ने सन्नाटे को चीर दिया। वो दूर से थी, पर बेहद साफ थी। वो खौफ से भरी आवाज थी। हमने एक दूसरे को देखा। तभी एक और चीख आई, इस बार बहुत पास से। सुबह के 6:03 हुए थे जब एक चीख ने सुबह के सन्नाटे को तोड़ा और रयान उठ खड़ा हुआ। मैंने हांफते हुए आंखें खोली। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मेरे आस पास बाकी लोग भी घबराकर उठ बैठे। रयान कांप रहा था, उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था, और जब उसने बात की तो उसकी आवाज बेहद धीमी और डरी हुई थी। हॉस्टल की तरफ से एक और चीख गूंजी, इस बार काफी करीब। फिर भागने की आवाजें और फर्नीचर टूटने का शोर सुनाई दिया। रयान धीरे से दरवाजे की तरफ बढ़ा। बाहर से किसी जानवर जैसी गुर्राहट की आवाज आ रही थी।
हम तुरंत उठ खड़े हुए और अपनी तय जगहों की तरफ भागे। लियो, दरवाजों पर नजर रखो। सारा, मेरे साथ छत पर चलो। ऊपर पहुंचते ही सुबह की हल्की रोशनी दिखाई देने लगी थी। आमतौर पर इस वक्त छात्र ट्रैक पर दौड़ रहे होते और कैंटीन में नाश्ता बन रहा होता, लेकिन आज कैंपस में एकदम घूंटने वाला सन्नाटा था। नहीं, सन्नाटा नहीं। लियो ने कांपती उंगली से हॉस्टल की तरफ इशारा किया। रेयान हैरान खड़ा था। कांच टूटने की आवाजें गूंज रही थीं। लोग मदद के लिए चिल्ला रहे थे और दरवाजे पीट रहे थे। बिल्डिंग नंबर 5 की तीसरी मंजिल से एक छात्र खिड़की से बाहर झांककर मदद के लिए चिल्ला रहा था, पर अचानक किसी ने उसे अंदर खींच लिया। धत तेरी की, मैं बुदबुदाया। तबाही हर सेकंड बढ़ रही थी। रोशन खिड़कियों के पीछे परछाइयां घूम रही थीं, जो पल भर में एक एक करके बुझ गईं। उधर मत देखो, मैंने खुद से कहा और आंखें फेर लीं। सारा ने मुझे नीचे खींचा। हमें मार्कस को देखना होगा कि वह सुरक्षित है या नहीं। मुझे अचानक याद आया कि वह कल रात लैब में कुछ सामान ठीक करने गया था और वापस नहीं आया। उसका फोन बंद था और वह आखिरी बार साइंस हॉल में था। हमने उस इमारत की तरफ देखा। वह पास ही था, 200 मीटर से भी कम पर। अभी वह रास्ता सीधा मौत के मुंह में जाने जैसा था। मैंने कहा, मैं उसे लेने जा रहा हूँ। मैंने अपनी जैकेट, कार्गो पैंट और मजबूत जूते पहने। जिम से लियो जो सेफ्टी गियर लाया था वह वरदान साबित हुआ। घुटने और कोहनी के गार्ड और हेलमेट। रेयान खड़े होकर बोला, मैं भी साथ चलूंगा। लियो ने रोका, नहीं, ज्यादा लोग शोर करेंगे। एलेक्स अकेला फुर्ती से निकल जाएगा। मुझे पता था लियो सही था, पर रेयान ये मानने को तैयार नहीं था। रेयान ने मुझसे नजरें मिलाते हुए कहा, 15 मिनट। तुम 15 मिनट में वापस आओगे, चाहे वो मिले या न मिले। मुझ पर भारी दबाव महसूस हो रहा था। क्या मैं जिंदा बचूंगा? ठीक है। मैंने अपना पॉकेट नाइफ बेल्ट में डाला, डिफेंस स्प्रे लिया और गहरी सांस ली। मैंने धीरे से दरवाजा खोला। गलियारे में सन्नाटा था और वहां डरावनी हरी इमरजेंसी लाइट जल रही थी, जिससे सब कुछ भूतिया लग रहा था। मैं दीवार के सहारे सावधानी से आगे बढ़ा। सीढ़ियों पर एक हल्की आवाज हुई। मैं रुक गया, पर वो सिर्फ मेरी ही सांसों की आवाज थी। मैंने 3 मंजिलें पार की। सब शांत था, कुछ ज्यादा ही सामान्य। ये गलत लग रहा था। जैसे ही मैंने फायर डोर खोला, रसायनों की गंध आई, पर उसके पीछे कुछ और भी था। ताजे खून की तीखी, लोहे जैसी गंध। गलियारे के अंत में लैब का दरवाजा थोड़ा खुला था और फर्श पर अंदर की ओर जाते हुए खून के गीले निशान थे। मार्कस, मैं फुसफुसाया। कोई जवाब नहीं। मैंने दरवाजा खोला। अंदर सब कुछ बिखरा हुआ था और उपकरण टूटे पड़े थे। उसका बैग मेज पर ही आधे अधूरे उपकरणों के पास रखा था। वह कहाँ भागा होगा? अचानक स्टोर रूम से कुछ सरसराहट की आवाज आई। आगे बढ़ते हुए मेरी उंगलियां चाकू पर कस गईं। दरार से रोशनी की एक पतली किरण और हांफने की आवाजें आ रही थीं। मैं हूँ एलेक्स, जल्दी खोलो। वह मार्कस था। मैंने दरवाजा खोला। वह कोने में थरथर कांप रहा था, खून से सने कपड़े से अपना जख्मी बायां हाथ दबाए हुए। क्या हुआ? प्रोफेसर कहाँ हैं? कांपते हुए उसने फुसफुसाया। प्रोफेसर मिलर देर तक रुके थे। मुझे लगा सब ठीक है, पर अचानक वो बदल गए। वे अब इंसान नहीं रहे। मार्कस रोने लगा। उन्होंने मुझे काटने की कोशिश की। उनकी आंखें बेजान थीं। वह संक्रमण सच में यहाँ फैल चुका है। इंटरनेट के डरावने वीडियो हकीकत बन चुके थे। क्या तुम खड़े हो सकते हो? मैंने उसे उठाते हुए पूछा। वह लड़खड़ाया पर संभल गया। रुको। वह मेज पर रखे अधूरे डिवाइस की तरफ हाथ बढ़ाते हुए बुदबुदाया, मुझे इसकी जरूरत है। भला एक साधारण सिग्नल रिसीवर में ऐसा क्या खास था? मार्कस हाँफते हुए बोला, यह सेना की फ्रीक्वेंसी भी डिकोड कर सकता है। मैंने बहस नहीं की। मैंने उसका बैग कंधे पर टांगा ही था कि गलियारे से कुछ आवाजें आईं। कदमों की आहट, पर कुछ अलग। घिसटने की भारी आवाज के साथ हाँफने का शोर हुआ। मैं और मार्कस सहम गए। इस अलमारी से बाहर जाने का कोई और रास्ता नहीं था। वह आवाज और करीब आ रही थी। दरवाजे की दरार से मैंने देखा कि एक परछाई ने रास्ता रोक रखा था। खून से लथपथ लैब कोट, बिखरे बाल और लड़खड़ाते कदम। वह हमारे प्रोफेसर ही थे, या यूं कहें कि वे अब एक शैतान बन चुके थे। उन्होंने और मेजें गिरा दी। अचानक वे रुके, हवा सूंघी जैसे शिकार ढूंढ रहे हो। फिर उनका सिर सीधे हमारी तरफ घूमा। हथियार? मैंने धीरे से कहा। मार्कस ने रसायनों से भरे शेल्फ की तरफ इशारा किया। सल्फ्यूरिक एसिड, उसने फुसफुसाया। मैंने बहुत सावधानी से बोतल उठाई। दूसरे हाथ में चाकू पकड़ा। दरवाजे का कुंडा हिला। 1 पल, 2 पल। दरवाजा झटके से खुला और मिलर गुर्राते हुए हम पर झपट पड़े। पास से देखने पर उनका शरीर गल रहा था। आंखें लाल थीं और मुंह से अजीब लार टपक रही थी। मैंने सीधे उनके चेहरे पर तेजाब फेंक दिया। एक खौफनाक फुसफुसाहट जैसी आवाज आई और कमरे में भयानक बदबू फैल गई। प्रोफेसर दर्द से चीखते हुए मुंह पकड़कर पीछे गिर पड़े। भागो, मैं चिल्लाया। मैंने मार्कस को खींचा और हम वहां से भागे। मिलर जमीन पर तड़प कर तुरंत उठ खड़ा हुआ। पिघलते चेहरे के बावजूद वह हमारे पीछे आ रहा था, इस तरफ। मैं सीढ़ियों की तरफ भागते हुए चिल्लाया। मार्कस लड़खड़ाया। उसके पैर जवाब दे रहे थे, इसीलिए मुझे उसे सहारा देकर ले जाना पड़ा। पीछे से गुर्राहट बढ़ती जा रही थी। जैसे ही हम बाहर निकले, गेट दिखा, पर वहां और भी साए खड़े थे। वे अजीब ढंग से चल रहे थे, पर धीमे नहीं थे। उनमें से एक कैंपस गार्ड था, जिसके रेडियो से लगातार सरसराहट आ रही थी। मार्कस ने पहली मंजिल की एक खिड़की की तरफ इशारा किया। वो काफी नीचे थी, तो मैंने उसे ऊपर उठाया और वो किसी तरह अंदर घुस गया। जैसे ही मैं उसके पीछे चढ़ने लगा, खिड़की का फ्रेम हिल गया।
हमारे पीछे सीढ़ियों का दरवाजा जोर से बंद हुआ। वो जोर से खुला। प्रोफेसर मिलर हमारे ठीक सिर पर थे। मैंने एक कुर्सी उठाई, अपनी पूरी ताकत से फेंकी और जैसे ही वो लड़खड़ाए मैं कांच तोड़कर बाहर कूद गया। लेकिन उस आवाज से बाहर के संक्रमित सतर्क हो गए और हमारे करीब आने लगे। यहाँ आओ, रेयान चिल्लाया। वो और लियो अचानक पास ही दिखाई दिए। उनके हाथों में कुछ था। पकड़ो। अंधेरी रात में एक मोलोटोव कॉकटेल हवा में तैरती हुई आई और कांच की बोतल ठीक उन राक्षसों के पैरों के पास जाकर चकनाचूर हो गई। तुरंत आग की लपटें उठी और वह बिखर गए। लगता है उन्हें अब भी आग से डर लगता था। हम पीछे हटे और वेधशाला की तरफ भाग खड़े हुए। वो 200 मीटर बिल्कुल अंतहीन थे। मैं उन्हें हमारे ठीक पीछे महसूस कर सकता था। मार्कस लंगड़ा रहा था, जिससे हमारी रफ्तार धीमी हो गई। मैं उसे लगभग घसीट रहा था। 100 मीटर, 50 मीटर। जल्दी। रेयान और लियो दरवाजे पर हमारा इंतजार कर रहे थे। हम अंदर भागे। उन्होंने दरवाजा बंद किया और कुंडी लगा दी। धप धप धप। वे राक्षस लकड़ी के दरवाजे से टकराए, जिससे चौखट हिल गई, लेकिन दरवाजा टिका रहा। हम हांफते हुए फर्श पर गिर पड़े। मैंने रेयान के हाथ में मौजूद मोलोटोव को देखा। कल रात ही बनाया था। उसने पसीना पोंछते हुए हाँफ कर कहा, अल्कोहल और बर्तन धोने का साबुन, तुरंत तैयार होने वाला जुगाड़। हमें मार्कस का इलाज करना था। हम उसे तैयारी कक्ष में ले गए और घाव पर आयोडीन डाला। शुक्र है घाव गहरा नहीं था। यह महज एक खरोंच थी। इस चीज के फैलने का तरीका। मार्कस बुदबुदाया, अगर ये वाकई लार या खून से फैलता है तो? चुप रहो, मैंने सावधानी से पट्टी बांधते हुए कहा। बस आराम करो। बाहर दर्दनाक चीखें थम नहीं रही थीं। पूरा कैंपस तबाह हो चुका था। उधर देखो। रेयान ने उंगली उठाई। हॉस्टल की इमारतों से काला धुआं निकल रहा था। किसी ने आग लगा दी थी या सब कुछ पूरी तरह बेकाबू हो चुका था। इमारतों के बीच और भी परछाइयां घूम रही थीं। कुछ तो अब भी पजामे में थी, पक्का नए संक्रमित लोग। हमने सही फैसला लिया। रेयान फुसफुसाया, अगर हम हॉस्टल में ही रहते तो मैं सोच भी नहीं सकता क्या होता। हमारे फोन में सिग्नल था, पर इंटरनेट पूरी तरह बंद था। पारिवारिक ग्रुप चैट पर मम्मी पापा लगातार मैसेज कर रहे थे। मैं ठीक हूँ, सुरक्षित हूँ। मैंने टाइप किया, अभी हॉस्टल में हूँ, प्लीज घर से मत निकलना। मैसेज जाते ही सिग्नल उड़ गया। मुकम्मल ब्लैकआउट। अपने काम चलाओ बिस्तर पर मार्कस ने बुदबुदाया, अगली बारी बिजली ग्रिड की है। और वो खामोश हो गया। आगे बोलने की जरूरत नहीं थी। सब खत्म हो रहा था और ये तो बस शुरुआत थी। तीसरे दिन तक हमने एक नाजुक तालमेल बिठा लिया। एस्ट्रोनॉमी क्लासरूम हमारी पनाहगाह थी। मार्कस ने सख्त नियम बनाए, दिन में 2 पहरे पर रहेंगे, 2 आराम करेंगे। रात के वक्त हम सब हाई अलर्ट पर रहते थे। खाने का कड़ा कोटा तय था और पानी बूंद बूंद बचाया जा रहा था। सन्नाटा बिल्कुल मुकम्मल था। वो चीजें आवाज को लेकर जानलेवा हद तक संवेदनशील थीं। ये सबक हमें कल ही मिला, जब सामने की इमारत में कोई मदद के लिए चिल्लाया। उस शोर ने चंद सेकंड में हजारों संक्रमितों को खींच लिया। वो पूरी इमारत खत्म हो गई। मार्कस का घाव भर रहा था, लेकिन वो अपने गैजेट्स में ही डूबा रहने लगा। आखिरकार उसने सिग्नल इंटरसेप्टर चालू कर दिया। रेडियो की खड़खड़ाहट से टूटी फूटी आवाजें आईं। सेक्टर तबाह हो चुका है, बैकअप चाहिए, संक्रमितों की संख्या अनुमान से ज्यादा है, इमरजेंसी इवैक्यूएशन प्रोटोकॉल शुरू किया जा रहा है। मिलने का ठिकाना। इन टूटे संदेशों ने खौफनाक हकीकत बयां कर दी। पूरा शहर दम तोड़ रहा था। हमारा इलाका भगवान भरोसे था। एक वैक्सीन। मार्कस अचानक हाँफ उठा। मैंने अभी एक एनक्रिप्टेड मैसेज पकड़ा है जिसमें वैक्सीन का जिक्र है। कहाँ? डिजीज कंट्रोल सेंटर में। उनका दावा है कि पहला इंसानी ट्रायल वाकई काम कर गया। हमारी अंधेरी दुनिया में उम्मीद की एक छोटी सी किरण जगी, लेकिन वो सेंटर पूरे शहर के दूसरे कोने पर था। हमारी मौजूदा हालत में वहां पहुंचना महज एक सपना था। हमेशा की तरह व्यावहारिक होकर मार्कस ने कहा, पहले जिंदा रहना सुनिश्चित करते हैं। लेकिन 5वीं सुबह सब कुछ बदल गया। जब मैं पहरे के लिए उठा तो देखा मार्कस कोने में दुबक कर बुरी तरह कांप रहा था। उसने सूनी आंखों से मेरी तरफ देखा। मुझे ठीक नहीं लग रहा, उसने फुसफुसाकर कहा। मेरा दिल बैठ गया। कब से? कल रात, शायद उससे पहले। हमने घाव तलाशने के लिए उसके कपड़े उतारे। कोई खरोंच या बाइट नहीं थी, पर उसकी पिंडली पर छोटा लाल उभार मिला, बिल्कुल मच्छर के काटने जैसा। मच्छर? लियो का रंग उड़ गया। कमरे में एक भारी और दम घोटने वाला सन्नाटा पसर गया, क्योंकि खौफ गहराने लगा था। वायरस सिर्फ संक्रमितों की लार में ही नहीं था, कीड़े मकोड़े भी इसे फैला रहे थे। मुझे बंद कर दो, मार्कस ने कमजोर पर पक्के स्वर में कहा। मुझे स्टोर रूम में डाल दो। नहीं, लियो चिल्लाया। यही रास्ता है। मार्कस लड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ। तेज बुखार उसे पूरी तरह झुलसा रहा था। हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। हमने सामान रखने की कोठरी खाली की, दरवाजे पर थोड़ा खाना और पानी रखा। मार्कस खुद अंदर गया और कुंडी लगा दी। फिर उसने आखिरी बार कुछ कहा। दरवाजा जंजीर से बांध दो, जो मिले उससे ताला कस दो। ऐसा करते वक्त मेरे हाथ कांप रहे थे। अगले 12 घंटे किसी नर्क जैसे थे। हम उसकी डरावनी गुर्राहटें और टकराने की आवाजें सुनते रहे। लियो ने कई बार दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर हमने उसे रोक लिया। यह उसका खुद का फैसला था। मैंने उसकी आंखों में देखकर कहा, वो दानव नहीं बनना चाहता था। अचानक मुझे छत पर लियो की रात की पेट्रोलिंग याद आई। वो झाड़ियों से भरी छत। ये मेरी गलती थी। मैंने कंक्रीट पर घूंसा मारा। काश मैंने वो घास पहले साफ की होती, पर अब पछताना बेकार था। हमें सोफी को ढूंढना होगा, लियो हकलाया।
अब भी एक मौका है। रेयान और मैंने बस एक दूसरे को देखा। मेडिकल सेंटर तक जाने का मतलब था इस तबाह शहर को पार करना। हमारी कामयाबी के चांस कितने थे? बंद कोठरी को देखते हुए हमें पता था कि अब वापसी मुमकिन नहीं। उस रात हमने सामान बांधा। नक्शे के हिसाब से सेंटर का सबसे छोटा रास्ता पैदल 15 किलोमीटर था। खतरों से बचने लोनको दे लगते कीड़ों से बचने के लिए हमने कपड़ों के खुले हिस्सों जैसे आस्तीन और टखनों पर डक्ट टेप लगा लिया। हथियार के लिए हमने चाकू और कुछ मोलोटोव लिए। बातचीत के लिए मार्कस ने वॉकी टॉकी को सुरक्षित फ्रीक्वेंसी पर सेट किया था। ये सच में काम कर गया। हमने अपना राशन बहुत कम कर दिया। सिर्फ 3 दिन लायक खाना साथ लिया। निकलने से पहले मैं कोठरी के पास गया। मार्कस बुरी तरह गुर्राते हुए दरवाजे पर झपटा। मेरा इंतजार करना, मैं फुसफुसाया। सुबह 4 बजे हम बाहर आ गए। साइंस बिल्डिंग का भारी दरवाजा धकेल कर हम एक बिल्कुल अलग दुनिया में दाखिल हुए। हमारा प्यारा कैंपस पूरी तरह नर्क में बदल चुका था। चारों ओर बिखरा कांच, लावारिस साइकिलें और ऐसी चीजें थीं जिन्हें न देखने के लिए मैंने आंखें फेर लीं। दूर आग सुलग रही थी और काली परछाइयां मंडरा रही थीं। शांत रहो, मैंने लियो से फुसफुसाकर कहा। इस खौफनाक मंजर को हकीकत में देखना झकझोर देने वाला था। इस नर्क से निकलने का कोई आसान रास्ता नहीं था। अपना सामान समेटकर पुरानी जिंदगी पीछे छोड़ हम सर्वाइवर बनने के लिए आगे बढ़ गए। हम चुपचाप और सतर्क होकर बढ़े, अंधेरे का सामना करने को तैयार। जब हम साउथ गेट की तरफ जा रहे थे मैंने पीछे नजर रखी। ये सबसे छोटा रास्ता था पर सबसे खतरनाक भी, क्योंकि वहां अक्सर भीड़ होती थी। रुको, लियो नीचे झुकते हुए फुसफुसाया। सामने के आंगन में धुंधली चांदनी के नीचे 10 से ज्यादा संक्रमित खड़े थे। उनके शरीर अजीब कोणों पर मुड़े हुए थे। कुछ ने स्कूल यूनिफॉर्म पहनी हुई थी, हमारे अपने साथी जो कल ही संक्रमित हुए थे। हमें रास्ता बदलना होगा। रेयान हमें पीछे खींचते हुए फुसफुसाया। हमें अब एक सुरक्षित रास्ता खोजना था। हम मेन हॉल से गुजरे, लाइब्रेरी को पीछे छोड़ा और कैफेटेरिया से बचकर निकले। हमारे कॉलेज का कोना कोना अब अजनबी लग रहा था। लाइब्रेरी के अंदर गहरा अंधेरा था। पास से गुजरते हुए मुझे किताबों के रैक के बीच कोई हलचल दिखी। उधर मत देखना, मैंने खुद को समझाया, बस आगे बढ़ो। अंत में हम बाहरी दीवार और बंद गेट पर पहुंचे। किस्मत से रेयान को फर्स्ट ईयर से ही ये ताला खोलना आता था। 3 मिनट, 2, लॉकपिक निकालते हुए वो बुदबुदाया। मैं पीछे नजर गड़ाए परछाइयों को देखता रहा। 1 मिनट, 2 मिनट, क्लिक। गेट खुला और असली दुनिया का खौफ सामने आ गया। बाहर की सड़कें हमारे कैंपस से भी बदतर थीं। बंद रास्ते, खुली गाड़ियां और दीवारों से टकराकर चकनाचूर हो चुकी कारें। टिमैटिमाती स्ट्रीट लाइट्स बुझने से पहले डरावनी परछाइयां बना रही थीं। हवा में राख और सड़े मांस की तेज बदबू थी। मास्क ऊपर करो, मैंने फुसफुसाकर कहा। वैसे थोड़ा बहुत छान लेंगे। हम अपने तय रास्ते पर आगे बढ़ते रहे। वह बाजार जो कभी गुलजार रहता था अब वीरान खंडहर बन चुका था। दुकानों के लोहे के शटर उखड़े पड़े थे। अंदर सिर्फ भारी तबाही थी। अंदर कोई पहले ही आ चुका है। लियो ने जमीन पर निशानों की तरफ इशारा करते हुए कहा। कुछ ही समय पहले यहाँ लोग जिंदा थे। इस बात ने हमें हिम्मत दी, लेकिन 2 किलोमीटर आगे बढ़ने पर हम बेहद सतर्क हो गए। आसमान साफ होने लगा था। उस वक्त हमें मजबूरन रुकने की जगह ढूंढनी पड़ी। दिन में चलना बहुत खतरनाक था। रोशनी में उन संक्रमितों की आंखें और तेज हो जाती थी। मैंने सीजर को उधर इशारा किया। हमें कोई ठिकाना चाहिए था। मैंने उस बड़ी इमारत की तीसरी मंजिल पर बने एक दफ्तर की तरफ इशारा किया। वही हमारी पनाहगाह बना। ताला मजबूत था, खिड़कियां ठीक थीं और हम बारी बारी आराम करने लगे। साथ ही हम सड़क के हालात पर भी नजर रख रहे थे। दिन के उजाले में बाहर का नजारा और भी खौफनाक था। हमारी सोच से कहीं ज्यादा संक्रमित वहां थे जो बिना किसी मकसद के झुंड बनाकर घूम रहे थे। फिर वे बिखर गए। कुछ अब भी अपनी पुरानी आदतों में बंधे थे। मैंने सूट पहने एक संक्रमित को देखा जो बस आने का इंतजार कर रहा था, जबकि बस स्टॉप का बोर्ड कब का गिर चुका था। वहां देखो, लियो ने मुझे दूरबीन देते हुए कहा। कुछ दूरी पर एक छोटा सा ग्रुप तेजी से बढ़ रहा था। वे हथियारों से लैस थे और पूरी प्लानिंग से चल रहे थे। वे संगठित थे। क्या ये सरकारी लोग हैं? मैंने पूछा। ऐसा नहीं लगता, लियो ने सिर हिलाया। उनके हथियार अजीब हैं। साफ है कि सिर्फ हम ही जिंदा नहीं बचे। दोपहर में जब मैं संक्रमितों के बारे में सोच रहा था तभी अचानक रेडियो गूंज उठा। कोई है वहाँ? कृपया जवाब दें। सिग्नल बहुत कमजोर और टूटता हुआ था। क्या जवाब दें? लियो ने मेरी तरफ देखा। मैं झिझका। अपनी लोकेशन बताना बहुत बड़ा खतरा था, लेकिन पूरी सावधानी बरतते हुए मैंने वायरलेस का बटन दबा दिया। कौन बोल रहा है? हम जिंदा बचे लोग हैं। आर्ट म्यूजियम में फंसे हैं, मदद चाहिए। वह म्यूजियम हमारे इलाके में नहीं था। हम वहाँ नहीं जा सकते थे, बहुत दूर था। तुम लोग कितने हो? मैंने पूछा। 2, एक पति पत्नी और एक बच्चा। बच्चे का नाम लेते ही आवाज टूट गई। मैंने रेडियो बंद किया और लियो और सीजर को देखा। हम नहीं जा रहे, लियो ने साफ कहा। हमारा अपना मिशन है। वह सही कह रहा था, लेकिन उस आवाज का दर्द बहुत गहरा था। सीजर ने भी हामी भरी। चलो आगे बढ़ें, मैंने आखिरकार कहा। शाम 4 बजे हमने अपना सफर फिर शुरू किया। संक्रमितों से भरे 2 इलाकों से बचकर आगे निकले। हम तय समय से बहुत धीरे चल रहे थे। इस रफ्तार से सेंटर तक पहुंचने में 3 दिन लग जाते। क्या बेस इतनी देर टिक पाता? 2 दिन बीत चुके थे और हम बमुश्किल 5 किलोमीटर चले थे। तपती धूप से सड़क का डामर पिघल रहा था, जिससे हर कदम पर जूतों के निशान बन रहे थे। गर्मी इतनी दमघोंटू थी कि मेरे पैरों की उंगलियों में ऐंठन होने लगी। मैंने कुछ पल अपनी परछाई को देखा।
बस कुछ सेकंड के लिए। पहले स्कूल की छुट्टी के बाद हर तपती दोपहर में मेरी परछाई बिल्कुल ऐसे ही खिंचती थी। फर्क बस इतना था कि तब मेरे आसपास शोर मचाते खुशमिजाज दोस्तों की भीड़ होती थी। अब बची थी तो सिर्फ वीरान सड़क पर लियो और सीजर के कदमों की आवाज। दूर इमारतों के साए में जॉम्बी मंडरा रहे थे। मेरी तरफ देखने की ज्यादा हिम्मत नहीं हुई, लेकिन मैं अपनी तिरछी नजरों से उन्हें देखे बिना नहीं रह सका। उनकी सड़ती त्वचा धूप में चमक रही थी, जैसे खराब सूखा मांस हो। उनकी चाल बहुत धीमी थी, लेकिन चाबी वाले खिलौनों की तरह वे बिना थके बढ़ रहे थे। यह अजीब था कि इतने सड़ने के बाद भी उनके जोड़ काम कर रहे थे। अभी और कितना दूर जाना है? लियो ने पूछा। उसकी आवाज लकड़ी पर रेगमाल घिसने जैसी सूखी थी। मैंने सिर घुमाकर उसके बाएं हाथ की पट्टी देखी। खून का गहरा धब्बा फैलकर आधी पट्टी को ढक चुका था। ये वही जख्म था जो उस बूढ़े ने धोखे से किए गए हमले में उसे दिया था। मेरे दिमाग में कल रात की दुकान वाली बात घूमने लगी। वह बूढ़ा अलमारियों के पीछे झुका हुआ था और उसे इतनी भयानक खांसी आ रही थी कि उसकी पीठ सूखे झींगे की तरह मुड़ गई थी। जब हमने उसे पानी दिया तो उसकी उंगलियां पतझड़ की सूखी पत्तियों की तरह बिखर रही थी। लेकिन किसने सोचा था कि जैसे ही लियो ने उसके सामने खाना रखा, उसने अचानक बियर की टूटी बोतल उठाकर हम पर हमला कर दिया। कांच से चमड़ी फटने की आवाज हल्की थी, जैसे कोई प्लास्टिक पन्नी फाड़ रहा हो। लेकिन वह क्रूरता एक खौफनाक सपना थी। वह खाना चुराने की कोशिश नहीं थी, बल्कि खुद के साथ दूसरों को कब्र में खींचने की जिद थी। हम ओवरपास के करीब हैं, मैंने अपनी आवाज को मजबूत बनाते हुए कहा। मेरी नजर लियो के कंधे से गुजरती हुई सीजर पर जाकर टिक गई। वह सड़क किनारे उल्टे पड़े आइसक्रीम के ठेले को इकटक देख रहा था। पिघली हुई आइसक्रीम काली कीचड़ में मिलकर जमी हुई उल्टी जैसी लग रही थी। तभी अचानक गली से भयानक और तेज गुर्राहटों की आवाज गूंज उठी। वे एक दो नहीं बल्कि पूरा झुंड थे। मेरी रीढ़ में तुरंत सिरन दौड़ गई। मैंने देखा कि मोड़ से काले साए भारी संख्या में निकल रहे थे। उनके हाथ पैर अजीब तरह मुड़े थे और गले से घरघराहट निकल रही थी। भागो, मैं पूरी ताकत से चिल्लाया और लियो का हाथ खींचते हुए हम आगे झपट पड़े। वह थोड़ा लड़खड़ाया। मुझे यकीन था कि उसका जख्म फिर खुल गया होगा और दर्द हो रहा होगा, लेकिन रुकने की हिम्मत नहीं हुई। पीछे गुर्राहटें पास आती जा रही थीं। मैं सुन सकता था कि सीजर बिल्कुल पीछे ही था। उसकी हमेशा भारी कदमों से भागने की आदत थी, जैसे उसे डर हो कि लोग उसके आने पर ध्यान नहीं देंगे। पता नहीं हम कितनी दूर भागे, लेकिन जब मेरा सीना आग की तरह जलने लगा तो हम एक संकरी गली में मुड़ गए। मैं ठंडी दीवार के सहारे हौंफते हुए टिक गया और डर के मारे मेरे होश उड़ गए जब देखा कि सिर्फ लियो पास था। सीजर गायब हो चुका था। गली के मुहाने से हवा का झोंका हमसे टकराया। अपने साथ वह घिनौनी गंध लाया। मैं खाली रास्ते को इकट्ठा घूरता सन्न रह गया। मुझे लगा जैसे किसी अदृश्य हाथ ने मेरे दिल को भींच दिया हो। वह क्यों नहीं पहुंच पाया? अभी कुछ देर पहले वो हमारे पीछे ही था। क्या वो गिर गया? या शायद मैं उसके पीछे छूटने के बारे में नहीं सोचना चाहता था, फिर भी दिमाग में वही चल रहा था। लियो दीवार से टिककर बुरी तरह खांसने लगा। हर झटके के साथ ऐसा लगता था जैसे फेफड़े फट जाएंगे। अचानक मुझे वो दिन याद आया जब हमने आर्थर को गोदाम में बंद किया था। वो भी इसी तरह खांस रहा था। एक खाली बैंक का टेलर काउंटर हमारा अस्थायी ठिकाना बन गया। हमने अंदर से लोहे का दरवाजा बंद किया। मैंने अपना खंजर निकाला और उसकी पट्टियां काट दी। जख्म के किनारे गहरे काले पड़ चुके थे। हम इसे अब ठीक नहीं कर सकते थे। वो हांफते हुए बेबसी से हंसा। मुझे छोड़ दो, सोफी को ढूंढो, चुप रहो। मैंने उसे थप्पड़ मारा, जिसकी गूंज उस तंग जगह में मेरे कानों को सुन्न कर गई। सच कहूं तो उसे मारते ही मुझे पछतावा हुआ। वो पहले ही असहनीय दर्द में था, लेकिन मैं आपा खो बैठा। अगर मैं उसे बोलने देता तो मुझे डर था कि मैं भी टूट जाऊंगा। मुझे भी लग रहा था कि मैं बिखर जाऊंगा। हम इतना लंबा रास्ता तय कर चुके थे। मैंने उसकी आंखों में घूरते हुए आवाज सख्त की। हम अभी आधे रास्ते पहुंचे हैं। क्या लेटे लेटे मौत का इंतजार करोगे? मैंने कांपती उंगलियों से उसके जख्म की तरफ इशारा किया। अगर तुम बदल भी गए तो सीरम मिलने पर हम तुम्हें ठीक कर लेंगे। वह दंग रह गया। उसकी आंखों में धीरे से उम्मीद की किरण जागी, ठीक वैसे ही जैसे बुझने वाली मोमबत्ती हवा के झोंके से एक बार फिर भभक उठती है। मैंने पट्टी बांधने के लिए शर्ट का कोना फाड़ा, लेकिन उसकी त्वचा बहुत तप रही थी। मेरा दिल बैठ गया। उसे इस जख्म से भी ज्यादा जानलेवा बुखार था। अंधेरा घिर रहा था और हमारे पास तापमान कम करने के लिए एक भी दवा नहीं थी। पट्टी बांधने के बाद मैं पुराने एटीएम से टिक गया और टिमटिमाती रोशनी को देखता रहा। सुन्न होकर मुझे याद आया कि मैं गर्मियों के न खत्म होने की शिकायत करता था। अब मैं चाहता था कि सूरज कभी न डूबे। अंधेरा बहुत तेजी से घिर रहा था और वे भयानक जीव फिर जागने वाले थे। लियो ने आंखें मूंदकर सिर पीछे टिका लिया। उसकी सांसें बहुत भारी चल रही थीं। मैंने जेब में बची आधी मोमबत्ती टटोली। छोड़ो इसे। मैंने इसे रात के लिए दुकान से उठाया था, लेकिन मुझे लगा कि हमें दिन के उजाले का फायदा उठाकर आगे बढ़ना चाहिए, चाहे सिर्फ 100 मीटर हो। उस कदम का मतलब था कि सुरक्षित जगह की दूरी 100 मीटर कम हो जाएगी, जो हमें ऑल के और करीब ले जाएगी। मैंने अपने खंजर को कसकर पकड़ा, जिसका हत्था पसीने से फिसल रहा था। चलो चले, हम रुक नहीं सकते, क्योंकि अगर हम रुके तो ये सचमुच हमारा अंत होगा। हम जितना उत्तर की ओर गए उतने ज्यादा ज़ॉम्बी मिले। कोई और रास्ता न होने पर हमें छिपना पड़ा। मैंने लियो को अंदर जाने में मदद की। हमारे जूते फर्श पर बिखरे कागजों को कुचल रहे थे।
आम दिनों में इस आवाज पर किसी का ध्यान नहीं जाता, लेकिन अब यह कानों में रेगमाल घिसने जैसी लग रही थी। हमारी छोटी से छोटी आवाज भी बहुत तेज लग रही थी। मुझे डर था कि हम उन चीजों में से किसी एक को जगा देंगे। क्या कोई है यहाँ? मैंने बहुत धीरे से फुसफुसाया। उस बड़े से लॉबी में आवाज गूंज उठी। तभी रिसेप्शन डेस्क के पीछे कुछ हिलता हुआ दिखा। एक लड़की काउंटर के नीचे घुटने सिकोड़े बुरी तरह कांप रही थी। उसके कीचड़ से सने पैर बाहर दिख रहे थे और वो घबराकर अपनी क्रीम रंग की ब्लाउज का कोना मरोड़ रही थी। सिल्क का कपड़ा महंगा लग रहा था। उसके सीने पर लटका एम्प्लॉय बैज बता रहा था कि उसका नाम रेन है, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट। फोटो में उसके बाल पीछे बंधे थे और गाल पर हल्का डिंपल था। शांत रहो, उसने कांपती आवाज में मिन्नत की। उसने झटपट हमें देखा और उसकी नजरें लियो और मुझ पर टिक गईं। लियो की खून से सनी पट्टी देखकर उसकी आंखें फटी रह गईं। तुम वो शैतान नहीं हो, उसने हांफते हुए कहा, बात टालते हुए। मैंने लियो के हाथ की तरफ इशारा किया। क्या पास में कोई फार्मेसी है? इसे तेज बुखार है। उसने सड़क पर कांच के दरवाजे की तरफ देखा। एक 24 घंटे खुली रहने वाली फार्मेसी है। वो फुसफुसाई। पर कल 3 मॉन्स्टर काउंटर घेरे खड़े थे, बिल्कुल शांत। वो रुकी, फिर पीछे हटकर उसने पीछे बना इमरजेंसी दरवाजा दिखाया। फायर एस्केप का इस्तेमाल करो और गली पार करके फार्मेसी के पिछले दरवाजे तक पहुंचो। वहां का ताला बरसों से जंग खाया हुआ है, बस एक जोरदार लात से टूट जाएगा। मैंने कुछ पल उसे ध्यान से देखा। यह जगह 3 दिनों से घिरी हुई थी। इतने वक्त तक जिंदा रहने का मतलब था कि या तो वो बहुत खुशकिस्मत थी या फिर सोच से कहीं ज्यादा चालाक। तुम अब तक यहाँ क्यों हो? मैंने पूछा। मैं इंतजार कर रही हूँ, वो अपना बैग छूते हुए बड़बड़ाई। उसने फोटो वाले डिंपल पर उंगली फेरी। मेरे बॉस ने गाड़ी भेजने का वादा किया था। उसकी आवाज धीमी पड़ गई और एक ठंडी आ में बदल गई। मैं समझ नहीं पा रहा था कि वह कोई नेक रूह थी जिसे फरिश्ते बचा रहे थे, या बस इस भयानक मंजर में झूठी उम्मीद पाले बैठी एक बेवकूफ। वह सचमुच अपने बॉस का यकीन कर रही थी। चलो बातें बंद करो और निकलो, मैंने कहा। लियो को सहारा देकर हम उसके पास से गुजरे। वह शांत होकर सिर हिलाते हुए आगे बढ़ गई और हम उसके पीछे चल पड़े। जंग लगी लोहे की रेलिंग मेरी हथेलियों में चुभ रही थी, ठंडी और खुरदरी। लियो भारी सांसें ले रहा था। उसका पूरा भार मेरे कंधों पर आ टिका था। उसका बदन गर्म तवे की तरह तप रहा था। अगर इन्फेक्शन फैलने से पहले उसके बुखार की दवा नहीं मिली तो यह गर्मी ही उसकी जान ले लेगी। रेन दबे पांव आगे बढ़ रही थी, जैसे उसे ठीक ठीक पता हो कि सीढ़ियों के किन हिस्सों पर पैर नहीं रखना है। दूसरी मंजिल की गैलरी में पहुंचते ही वह ठिठकी और खिड़की के बाहर इशारा करते हुए बोली, देखो सामने वाली बिल्डिंग की 6ठी मंजिल पर मेरा अपार्टमेंट है। थोड़े खुले पर्दे से एक धुंधली रोशनी छनकर आ रही थी, जहाँ एक टेढ़ा सोफा दिख रहा था। परसों वहाँ लाइट जल रही थी, पर कल सब अंधेरा हो गया। उसकी आवाज बहुत मध्यम थी। मुझे नहीं लगता कि वे बच पाए। वो टकटक की लगाई खिड़की को देख रही थी, जहाँ अंधेरे में वो आखिरी मध्यम रोशनी टिमटिमा रही थी। मैं चुप रहा। ऐसे वक्त में दिलासे के शब्द बेकार थे। तीसरे दिन सूरज ढलने तक हम बच्चों के सामान की एक दुकान में छिपे थे। लियो का मानसिक संतुलन बिगड़ने लगा था। बेहोशी की हालत में उसने एक टेडी बियर को गले लगा रखा था और किसी सीक्रेट सीरम के बारे में बड़बड़ा रहा था। रेन ने दुकान में थर्मामीटर ढूंढ निकाला। उसके कांपते हाथों ने उसे झटका। एक 103.5 डिग्री बुखार। इससे थोड़ा भी ज्यादा हुआ तो उसका दिमाग काम करना बंद कर देगा। बाहर अंधेरा गहरा रहा था और डरावनी आवाजें तेज हो रही थीं। मैं सड़क पर टिमटिमाते फार्मेसी के बोर्ड को देखता रहा। उसकी लाल नियॉन लाइट गीली सड़क पर चमक रही थी। मैं उनका ध्यान भटकाऊंगा, मैंने फैसला सुनाया। रेन ने घबराकर देखा। तुम पागल हो गए हो। बाहर कम से कम 7 मौजूद हैं। हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। मैंने कोने में खड़ी पुरानी साइकिल को देखते हुए फुसफुसाया, तुम इसे लेकर गली से जाओ। मैं उन्हें पूरब के बाजार की तरफ भटकाऊंगा। वहां छिपने के बहुत से ठिकाने हैं। इससे पहले कि वह मना करती, मैंने भारी मिलिट्री कोट उठा लिया। उस मोटे धूल भरे कपड़े से कपूर की महक आ रही थी। हम इसे वेयरहाउस से खींचकर लाए थे। कभी यह बोझ था, आज मेरी ढाल बन गया। वो लाल पानी की टंकी देख रही हो? मैंने ढलते सूरज की तरफ इशारा किया। 1 घंटे में वहां इंतजार करना। अगर हम बिछड़ जाएं तो 3 घंटे रुकना। मैं साइकिल पर बैठ गया। जंग लगी सीट ने मेरी जीन्स पर गहरे लाल रंग का दाग छोड़ दिया। एक गहरी सांस लेकर मैंने साइकिल की घंटी बजाई। उस तीखी आवाज ने सन्नाटे को चीर दिया और मुर्दे तुरंत जाग गए। उन्होंने अपने सड़ चुके चेहरे मेरी तरफ घुमाए। मैंने पूरी ताकत से पैडल मारा। तिरछी नजरों से मैंने देखा कि रेन लियो को गली में ले जा रही है। ठंडी हवा चेहरे पर लगते ही मुझे थोड़ी राहत मिली। मेरी पीठ पसीने से भीग चुकी थी। वे चीजें पैर घसीटते हुए मेरे पीछे आ रही थीं, पर उनकी रफ्तार कम नहीं हो रही थी। पुराने पत्थर के चौराहे पर पहुंचकर मैंने अचानक ब्रेक मारा। रास्ता पूरी तरह बंद था। उड़ी हुई गाड़ियों और मलबे की एक विशाल दीवार ने मेरा रास्ता रोक रखा था। सबसे ऊपर एक ट्रक बहुत खतरनाक ढंग से अटका था। अंदर सूट पहने एक लाश कांच पर जोर जोर से हाथ मार रही थी। मुझे ऊपर चढ़ना था। साइकिल उठाकर मैं ऊपर की तरफ भागा। मेरा भारी कोट एक साइड मिरर में फंस गया, जिससे मैं लगभग पीछे गिर ही गया था। ठीक नीचे एक शैतान सड़ चुकी उंगलियों से टायर पकड़कर चढ़ रहा था। उसके टूटे नाखूनों पर सूखी मिट्टी जमी थी। ऊपर चढ़ने की जद्दोजहद में मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। साइकिल का फ्रेम मेरी कमर में चुभ रहा था। आखिरकार मैं चोटी पर पहुंच ही गया। उस जीव ने काले दांत किटकिटाते हुए लगभग मेरे पैर पकड़ ही लिए थे। दफा हो जाओ, मैं चीखा और उसके सीने पर जोरदार लात मारी।
वह लुढ़कता हुआ नीचे खड़ी गाड़ियों पर जा गिरा। नुकीले मलबे के ऊपर से निकलते हुए कांच का टुकड़ा मेरे पैर में चुभ गया। ठंडी हवा ने उस जख्म की जलन और बढ़ा दी। मैंने पीछे मुड़कर देखा, उनका पूरा झुंड नीचे ही फंसा हुआ था, पर उनका लीडर हार मानने को तैयार नहीं था। अपना टूटा पैर घसीटते हुए वह घुटनों के बल बेहद डरावनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। जब तक मैं पानी की टंकी के पास पहुंचा, पूरी तरह रात हो चुकी थी। स्ट्रीट लाइट्स बंद थीं, बस दूर टिमटिमाती नियॉन लाइट से हमारी लंबी परछाई सड़क पर दिख रही थी। उस भारी कोट के अंदर मेरा दम घुट रहा था, पसीना आंखों में जा रहा था। मैंने और तेज पैडल मारा और चेन जोर की आवाज के साथ टूट गई। नीचे उतरते ही मेरे पैर कांपने लगे। हाफते हुए मुझे फिर वही घिसटने की आवाज आई। वह रेंगने वाला जीव मेरे पीछे बस कुछ ही मीटर की दूरी पर था। मैंने साइकिल वहीं फेंकी और बिना देखे पानी की टंकी की तरफ भागा। हर कदम उठाना गीले सीमेंट में चलने जैसा भारी लग रहा था। नीचे पहुंचकर मुझे अंधेरे में दो आकृतियां दिखीं, रेन और लियो। रेन डर से हाँफ उठी। उसकी नजरों का पीछा करते हुए मैंने देखा कि वह रेंगने वाला जीव मुझसे सिर्फ 5 मीटर दूर था। अचानक आसपास की गलियों से भयानक दहाड़े गूंज उठी और वे हमारी तरफ बढ़ने लगे। मैंने उन्हें भटकाया नहीं था, बल्कि हम सबको मौत के मुंह में ढकेल दिया था। आंखों के सामने धुंध छा गई, भारी कोट से दम घुट रहा था और कानों में तेज सायों सायों होने लगी। मैंने चीखकर उन्हें भागने को कहना चाहा, पर आवाज गले में ही दम तोड़ गई। गिरते हुए मैंने देखा कि रेन मेरी तरफ दौड़ रही है और लियो खड़े होने की कोशिश कर रहा है। उनके चेहरे अंधेरे में खो गए और सिर्फ करीब आता शैतान बचा। यही मौत है, मैंने सोचा। जब आंख खुली तो आयोडीन की तीखी गंध मेरे नथुनों में समा गई, जिससे मेरा दिमाग थोड़ा शांत हुआ। लियो ठीक मेरे सामने बैठा था। उसके बदन पर नई सफेद पट्टियां बंधी थीं। पीला होने के बावजूद उसकी आंखें होश में थीं। वह मुझे जागता देख खुश हुआ। पानी, मैंने सूखे गले से कहा, पर तभी महसूस हुआ कि मेरी कलाइयां खुरदरी रस्सी से बंधी हैं। रेन के हाथ की लाइट दूर चली गई। रस्सी मेरी चमड़ी में चुभ रही थी, जिससे मेरी घबराहट बढ़ गई। लो, आखिरकार कौन जाग गया? एक भारी आवाज गुर्राई। कोने में 3 हथियारबंद आदमी खड़े थे। उनका लीडर साइलस एक फोल्डिंग चाकू से खेल रहा था। हमारे बैग उसके पैरों के पास पड़े थे, जो पूरी तरह खाली हो चुके थे। साइलस रेन को घूर रहा था, जैसे किसी जानवर की कीमत लगा रहा हो। उसकी घिनौनी नजरें देखकर मुझे उल्टी आने लगी। मैं बचने का कोई रास्ता ढूंढने लगा, पर हम लाचार थे। वापस लड़ना खुदकुशी जैसा था। अगर वे उसे चाहते हैं तो ले जाने दो। सच कहूं तो उसके पास वैसे भी समय बहुत कम है। साइलस ने शक से अपनी भौहें चढ़ाईं। उसे देखो, मैंने रेन की तरफ सिर हिलाते हुए जोर दिया। उसे एक शैतान ने खरोंचा है। खून तो नहीं बह रहा, पर वह इन्फेक्टेड है। रेन सन्न रह गई और मेरा गला सूख गया। मैं मन ही मन दुआ करने लगा कि वे मेरा झूठ न पकड़ें, पर उसने तुरंत सिर झुका लिया और बनावटी डर से कांपने लगी। लियो ने भी खांसते हुए नाटक में उसका साथ दिया। साइलस ने फर्श पर थूका, मुझे गाली दी और पैर पर जोर से लात मारी, जिससे मेरी चीख निकल गई। इसे गड्ढे में फेंक दो, ये चारा है, वे चिल्लाए। जब वे मुझे घसीट रहे थे, मैंने कमजोरी से विरोध किया। मेरा दिल डर से कांप रहा था। वे मुझे जॉम्बी के चारे की तरह इस्तेमाल करना चाहते थे। ये घिनौनी चाल थी, पर कम से कम रेन और लियो सुरक्षित थे। उन्होंने मुझे एक सड़े हुए गोदाम में फेंक दिया, जहां धूल और सीलन से दम घुट रहा था। कोने में अंधेरे के बीच एक गहरा गड्ढा था, जिसके चारों तरफ पीली हड्डियां थीं, जिनसे बर्फीली ठंडक आ रही थी। साए में कांपते हुए मैं खुरदरी दीवार से सट गया और रस्सी को घिसने के लिए अपने हाथ तेजी से रगड़ने लगा। इससे मेरी कलाई छिल गई और दर्द होने लगा। मैं जानता था इन जंगली लोगों में कोई दया नहीं थी और वे हमें कभी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मुझे आजाद होना ही था, वरना मैं जॉम्बी का खाना बन जाता। समय भागा जा रहा था और कलाई बहुत जल रही थी, लेकिन मैंने रुकने की हिम्मत नहीं की। हर रगड़ मुझे आजादी के करीब ला रही थी। बाहर से आती अजीब आवाजों ने मेरा खून जमा दिया और मैं डर से कांप उठा कि वे अंदर ना आ जाएं। आधी रात को आखिरकार रस्सी टूट गई। उस पल राहत के मारे मेरी आंखों में आंसू आ गए। अपनी सुन्न कलाइयों को सहलाते हुए मैं दबे पांव दरवाजे की तरफ बढ़ा। जैसे ही मेरी उंगलियों ने ठंडी लकड़ी को छुआ, कदमों की आहट सुनकर मैंने डर के मारे हाथ पीछे खींच लिया। अचानक दरवाजा खुला और एक गार्ड ने मेरा रास्ता रोक लिया। तेज रोशनी से मेरी आंखें चौंधिया गईं। वह एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर अपनी कमर पर बंधी तलवार की तरफ हाथ बढ़ाया। मेरे शरीर में डर और जोश एक साथ दौड़ गए। लगा कि मेरा अंत करीब है। छिपने की जगह नहीं थी, तो मैंने मुट्ठियां भींच लीं और मरने मारने को तैयार हो गया। तभी एक भारी आवाज हुई और वह सिर से खून बहते हुए गिर पड़ा। मैं हैरान खड़ा रह गया। उसके पीछे एक साया था। वो आर्थर था, जिसके हाथ में खून से सनी ईंट थी और आंखें डर से फटी थीं। चलो, बाकी बातें बाद में बताऊंगा। वह फुसफुसाया और हम दबे पांव अपने ठिकाने की तरफ भागे। दूर से हमें लियो और साइलस अलमारियों के पीछे छिपे दिखे, जो लोहे के पाइप पकड़े बेहद डरे हुए थे। हमें देखते ही उन्होंने राहत की सांस ली। उसी वक्त आर्थर ने अपनी मजबूरी की कहानी सुनाई। खंडहरों में बिछड़ने के बाद वह उनके गिरोह के हाथ लग गया था और जिंदा रहने के लिए उनसे मिलने का नाटक करने लगा। लेकिन जब उसे पता चला कि वे हमें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, तो वह हमारी जान बचाने का मौका ढूंढने लगा।
उसकी वफादारी ने मेरे दिल को छू लिया। सच्चे दोस्त मुश्किल में ही काम आते हैं। हम वहां ज्यादा नहीं रुक सकते थे। झुककर हम पिछले दरवाजे की तरफ बढ़े। रात के सन्नाटे में जूतों के नीचे टूटे कांच की आवाज बहुत तेज लग रही थी। धुंधली चांदनी में आर्थर की कमर पर बंधा एक अजीब बंडल दिखा। उनका साथी बनने का नाटक करते हुए उसने बारूद बनाने के लिए कोयला और गंधक छिपा लिया था। लियो ने धीरे से अपनी शंका जताई, पर तभी हमारे पीछे एक भारी लोहे का ड्रम कान फोड़ देने वाली आवाज के साथ गिरा और एक गुस्से से भरी दहाड़ गूंजी। कमीने बदमाशों, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? साइलास गुर्राया। मेरी रूह कांप गई। वह लोहे का पाइप लिए हमारी तरफ लपक रहा था। बिखर जाओ, आर्थर चिल्लाया और उसने एक भारी अलमारी को धक्का दे दिया, जिससे लोहे के ड्रम हर तरफ बिखर गए। तंग रास्ता बंद हो गया। साइलास बैरिकेड से टकराकर गालियां देने लगा, जिससे मुझे आर्थर को पुराने फोर्कलिफ्ट की तरफ खींचने का मौका मिल गया। जब हम उसे चालू करने की कोशिश कर रहे थे तो वह हिचकोले खाते हुए कांपने लगा। आर्थर अभी भी गिरी हुई अलमारी से बाहर नहीं आ पाया था। किस्मत से चाबी वहीं लगी थी, जैसा मैंने पहले देखा था। मैंने उसे घुमाया और इंजन घुरघुरा उठा। पास ही साइलास पागल की तरह चाकू लहराते हुए बाधा पार कर बाहर आ गया। आर्थर ने एक कुदाल फेंक कर मारी, जो सीधे साइलास की कलाई पर लगी। चाकू फर्श पे गिर गया। भाड़ में जाए, साइलास चिल्लाया और आगे लपका। वह आर्थर पे टूट पड़ा और जंगली की तरह अपना भारी लोहे का पाइप घुमाने लगा। आर्थर झुक गया और पाइप कंक्रीट से टकराने पर चिंगारियां उठी। मैंने फोर्कलिफ्ट को सीधे पिछले दरवाजे की तरफ भगाया। टक्कर लगते ही लोहे का दरवाजा मुड़ गया और आर्थर ने मेरा हाथ खींचते हुए चिल्लाया, बाएं। मैंने स्टीयरिंग घुमाया। शोर सुनकर 3 ज़ॉम्बी हमारी तरफ बढ़ रहे थे। एक ने फटी हुई कुरियर की वर्दी पहनी थी, जिसके दांतों से काला थूक टपक रहा था। पकड़े रहना, मैं चिल्लाया और गाड़ी सीधे उन पर चढ़ा दी। गाड़ी के भारी हिस्से ने मरे हुए कुरियर के सीने को चीर दिया, पर उसकी सड़ी हुई उंगलियों ने गाड़ी के फ्रेम को जकड़ लिया। वह अपने सड़े नाखूनों से लोहे को खरोंचते हुए भयानक रूप से चीखने लगा। आर्थर ने अग्निशामक यंत्र से उस जीव का सिर कुचल दिया, जिससे गंदा खून हम पर आ गिरा। अब इसे उड़ा दो, आर्थर विस्फोटक थामे चिल्लाया। मैंने पीछे मुड़कर देखा। साइलास और उसके गुंडे ठीक हमारे पीछे थे, जो फर्श पर लोहे के पाइप घिसते हुए भयानक आवाजें निकाल रहे थे। आगे खड़े जॉम्बी तेजी से पास आ रहे थे। इस तंगली में अगर हम फंस जाते तो हमारा खेल खत्म था। मैंने दांत भींचे और रास्ता साफ करने के लिए जॉम्बियों की भीड़ पर गाड़ी चढ़ा दी। आर्थर ने बत्ती सुलगाई, बम को वापस गोदाम में फेंका और हमें गली की तरफ खींचा। हम कुछ ही दूर भागे थे कि एक भयंकर धमाका हुआ। छत के परक्चे उड़ गए और गर्म हवा तथा मलबे का एक झोंका हमारी पीठ से टकराया। भागो, मैं चिल्लाया और उन्हें सीढ़ियों की तरफ खींचा। धमाके के शोर से पागल होकर वो शैतान जॉम्बी बेकाबू हो गए। तो जॉम्बी ने सीढ़ियों का रास्ता रोक रखा था। एक का पैर टूटा था, जो कंक्रीट पर घिसटते हुए धूल उड़ा रहा था। जैसे ही वह हम पर झपटा, आर्थर ने एक पाइप उठाकर उसके खुले मुंह में घूम दिया। काला खून हम पर छिड़क गया। लड़खड़ाते हुए हम छत पर पहुंचे और भारी लोहे का दरवाजा बंद कर दिया। आर्थर ने उसे जंजीरों से जकड़ दिया, पर बंद होते ही दूसरी तरफ से जोरदार प्रहार शुरू हो गए। मैंने आर्थर को पानी की टंकी की तरफ खींचा। उसका माथा तप रहा था, पर उसने गजब की ताकत से मेरी कलाई थाम ली। कब्जे, वह कराते हुए बोला। मुड़कर देखा तो दरवाजे का फ्रेम पहले ही मुड़ने लगा था। नीचे की तरफ ग्रांट ने घबराते हुए एक कोने की ओर इशारा किया। लोहे की छड़ें, वह हांफते हुए बोला। वे सिर्फ जंग लगे सरिये थे, लेकिन आर्थर ने सबसे लंबा सरिया उठाकर कमजोर पड़ रहे कब्जे में घुसा दिया। जब लोहा टिक गया तो दरवाजे पर मार कम हुई। हमें और चाहिए, ग्रांट ईंटों की तरफ इशारा करते हुए चिल्लाया। आर्थर और मैं तेजी से उन्हें चुनने लगे। जैसे ही बैरिकेड ऊपर उठा, कंपन थमा, लेकिन गुर्राहट और पास आने लगी। उनकी सड़ी सांसें लोहे से छनकर आ रही थीं। लानत है, वो सन की भी आ रहे हैं। मैंने फुसफुसाते हुए किनारे से नीचे झांका, जहां साइलास और जैक कुल्हाड़ी लिए ऊपर चढ़ रहे थे। इसी तरह वे बच गए थे, पर 2 जॉम्बी उनके पीछे थे। फंसने पर मैं घबरा गया। उन पर कुछ फेंको, मैं चिल्लाया और एक ईंट दे मारी, जो जैक के सीधे चेहरे पर लगी। उसने गाली दी और गुस्से में अंधा होकर कुल्हाड़ी चलाने लगा। ग्रांट ने साइलास पर एक भारी पत्थर फेंका, पर वह रेलिंग से जा टकराया। इसी बीच आर्थर लड़खड़ाकर पानी की टंकी के सहारे बैठ गया और हाँफने लगा। उसने उत्तर की तरफ इशारा किया। उन चादरों को पकड़ो, वह खांसा। एस्बेस्टस की पुरानी टाइलें देखकर मैंने और आर्थर ने उन्हें खींचा और नीचे सीढ़ियों पर फेंक दिया। वे भारी टाइलें सीधे साइलास पर गिरी और एक नुकीली कील से उसका हाथ कट गया। खून बहने लगा तो वह दर्द से चिल्लाता हुआ पीछे हट गया। हमें थोड़ा समय मिला, पर दरवाजे पर वे दानव पागलों की तरह वॉर कर रहे थे। लोहा मुड़ गया, जिससे उनकी सड़ी हुई हथेलियां दिखने लगीं। मैंने अपनी लोहे की छड़ कसकर पकड़ी। डर था कि अगर वे अंदर आ गए तो हम मर जाएंगे। तभी आर्थर ने मेरी आस्तीन खींची और पश्चिम की तरफ इशारा किया। वह क्या है? मैं आंखें सिकोड़कर बुदबुदाया। एक छोटा काला बिंदु हमारी तरफ बढ़ रहा था और साथ ही कान फोड़ देने वाली आवाज आ रही थी।
हेलीकॉप्टर, अब ये कहाँ से आ गया? पंखों के शोर ने सारी आवाजें दबा दी। सोचने का समय नहीं था, पहले इनसे निपटना होगा। आर्थर चिल्लाया और सीढ़ियों की ओर भागा। साइलास ने कुल्हाड़ी से वार किया, पर आर्थर ने उसे अपनी छड़ से रोक लिया। लोहा टकराने से उसका हाथ सुन्न हो गया। मैं आगे बढ़ा और एक ढीली ईंट सीधे जैक के चेहरे पर दे मारी। चीखते हुए वह पीछे की तरफ गिरा और सीधे एक जॉम्बी के ऊपर जा गिरा, जिसने तुरंत उसकी गर्दन पर दांत गड़ा दिए। वह दर्द से चीखा और छूटने के लिए छटपटाने लगा, पर उसका अंत तय था। तभी नीचे से ताबड़तोड़ गोलियों की आवाज गूंजी, जिसने मेरे कदम वहीं के वहीं रोक दिए। मैंने देखा कि हमारे दरवाजे को खरोंच रहा मुख्य जॉम्बी गिर पड़ा। उसका सिर टुकड़ों में बिखर चुका था। सीढ़ियों पर गोलियों की बौछार होने लगी। जैक को दबोचने वाले जॉम्बी का सिर उड़ गया और वह डरा हुआ आदमी धूल भरी छत पर गिर पड़ा। साइलास उसे पकड़कर भागने लगा, पर स्नाइपर की गोली उसके पैर में लगी और वह घुटनों के बल गिर पड़ा। नीचे झुको, आर्थर चिल्लाया, जो रेंकर टंकी के पास आ चुका था। उसके चश्मे पर धूल जमी थी, पर आंखों में उम्मीद की चमक थी। आसमान की तरफ देखने पर मुझे ठीक ऊपर एक बड़ा फौजी हेलीकॉप्टर उड़ता दिखा, जिस पर बना सरकारी निशान सुबह की धूप में चमक रहा था। उसका दरवाजा खुला और एक बड़ी मशीनगन दिखी। गोलियों की चमक से आसमान रोशन हो उठा। उन्होंने नीचे के आंगन पर सटीक निशाना साधा और ज़ॉम्बियों की उस विशाल भीड़ को भून डाला, जो कुछ सेकंड पहले हमारे दरवाजे को तोड़ना चाह रही थी। वे पल भर में खत्म हो गए। पंखों की तेज हवा से धूल उड़ने लगी, जिससे हमें आंखें बंद करनी पड़ी। ग्रांट लोहे के खंभे के सहारे खड़ा हाँफ रहा था और उसकी खून से सनी बाहें बुरी तरह कांप रही थीं। फिर भी उस विशाल पानी की टंकी के सहारे बेदम गिरते हुए भी उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी। मैं सुबह पड़ी। मेरे आंसू आर्थर के हाथ पर गिर रहे थे। सैनिकों को इलाका संभालते देख जैसे ही उन्होंने मुझे हेलीकॉप्टर में खींचा, मेरी बची खुची ताकत ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। मैंने छत की तरफ वापस देखा। दरवाजे के पास मलबा बिखरा पड़ा था और लोहे की नुकीली छड़ें जमीन में टेढ़ी मेढ़ी धंसी हुई थीं। बारूद के घने धुएं से छनकर आती धूप हिलती डुलती परछाइयां बना रही थी। मैंने खून से सने कंक्रीट पर नजर डाली। दूर बना वो गोदाम किसी बुझती सिगरेट की तरह धुएं के गुबार छोड़ रहा था। सच कहूं तो सचमुच जिंदा होने का एहसास इतना शांतिपूर्ण भी हो सकता है। एक साल बाद मैं लाइब्रेरी में चुपचाप बैठी अपने विषय की मोटी मोटी किताबों को घूर रही थी। फाइनल एग्जाम्स आने वाले थे, लेकिन ये सामान्य परीक्षाएं थीं, कोई दुनिया का अंत नहीं। अचानक ग्रुप मैसेजेस से मेरा फोन लगातार बजने लगा। हे भगवान, बास्केटबॉल टीम चैंपियनशिप जीत गई। यकीन नहीं होता, आज रात जश्न तो बनता है, बधाई हो, पर मेरी और ग्रांट की डेट थी, इसलिए हमें मना करना पड़ा। मैंने वापस मैसेज भेजा, बस भी करो यार, तुम लोग तो हर दिन डेट पर जाते हो। इन रोजमर्रा के छोटे छोटे मजाक ने मेरे दिल को छू लिया। तभी लाइब्रेरी के स्पीकर से धीमी आवाज गूंजी, आज राष्ट्रीय महामारी रोकथाम दिवस है। आइए हम जाने वालों की यादों को नमन करें और उन वीरों के प्रति आभार जताएं जो सबसे मुश्किल वक्त में बिना डरे आगे आए। खिड़की के पार देखते हुए मेरी और आर्थर की नजरें आपस में मिल गईं। बाहर खेल के मैदान में छात्र दौड़ रहे थे और गेंद से खेल रहे थे। सब कुछ कितना सामान्य और जाना पहचाना था। फिर भी हम दोनों जानते थे कि यह शांति खून और आंसुओं की भारी कीमत चुकाकर मिली है। उस त्रासदी ने हमसे बहुत कुछ छीन लिया, लेकिन हमें आपदाओं से बचने और आज की कद्र करने के अनमोल सबक भी सिखाए। सबसे बढ़कर हमने सबसे घने अंधेरे में भी एक सुनहरी सुबह पर भरोसा रखना सीखा। हम इंसान हैं, हमारे भीतर ज्ञान, साहस और असीम प्यार बसा है। चाहे दुनिया पूरी तरह बिखर ही क्यों न जाए, हमारे भाई हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ लड़ते रहेंगे। मेरा फोन फिर से धीरे से थरथराया। आज रात डिनर में क्या खाओगे? मैं बनाऊंगी, कुछ भी चलेगा माँ, आपका बनाया सब स्वादिष्ट होता है। बड़े मक्खनबाज हो, मैं तुम्हारा पसंदीदा पोर्क बना दूंगी। मैं मुस्कुराई। सिर्फ जिंदा होना ही बहुत सुकून देता है। परिवार का साथ होना अद्भुत है और मेरे भाइयों का करीब होना सबसे बेहतरीन। आखिरकार तबाही का वो दौर खत्म हो गया और हमारी असली कहानी तो अब शुरू हुई है।